कुमकुम प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ प्लस 24 में। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश से बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ प्लस 24 में। इनसे पहले वे आईएमसी के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं और कई बड़े न्यूज एजेंसी में मीडिया सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सर, मैं आपसे बस पहला ये मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक गैर हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हैं, फिर भी आपकी हिंदी में इतनी अच्छी पकड़ है, आप अच्छे से लिख लेते हैं, बोल पाते हैं, ये कैसे संभव हो पाया? हिंदी तो हमारी राजभाषा है और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को हिंदी ज़रूर सीखनी चाहिए और हिंदी में बोलना भी चाहिए। और ये देखिए, कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो या दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, इसमें पकड़ आपकी तभी होती है जब आप अभ्यास करते हैं। और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, और मेरा हमेशा सतत ये प्रयास रहा है कि मैं कोई भी नई चीज़ को सीखने के लिए हमेशा जो हूँ उत्साहित रहता हूँ। आज भी मैं नहीं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है और मैं लगातार सीखता रहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि कोई चीज़ को करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। ये मेरा जीवन का ध्येय वाक्य है। तो अगर हिंदी बोलनी है तो ढंग से बोलूँ, नहीं तो नहीं बोलूँगा। तो इसलिए मैं लगातार यही प्रयास करता रहा हूँ और लगभग 4 दशक से मैं उत्तर भारत में ही रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली का बाशिंदा रहा हूँ, तो उसका तो प्रभाव तो पड़ेगा। जी सर, अभी जो चर्चा का सबसे ज़्यादा विषय है वो चतुर्थ जो चित्र सम्मेलन किया जा रहा है, चित्र भारती सम्मेलन। तो सम्मेलन का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, चित्र भारती फिल्मोत्सव ये 4था संस्करण जी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नए परिसर में। जी, पहले 3 जो है, पहले इंदौर में हुआ, उसके बाद दूसरा जो है दिल्ली में, और उस वक्त मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान में, और उसके बाद कर्नावती में, और ये 4था संस्करण हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों को, भारतीय इतिहास को, भारतीय विरासत को, भारतीयता को भारतीय सिनेमा में लाना। क्योंकि पश्चिम के नकल करते करते हम बहुत सारी चीज़ें, अश्लीलता और बहुत सारी चीज़ें परोसने लग गए, जिसके चलते हम परिवार के साथ बैठ के फिल्म नहीं देख सकते। तो ऐसे में जो है, अच्छे भारतीय मूल्य, संस्कार फिल्मों के माध्यम से हो, ऐसे विषयों पर बने जिससे समाज का सरोकार हो। जैसे कि आपने देखा पैडमैन देखा, आपने देखा टॉयलेट देखी, आपने मिशन मंगल देखा। इस तरह के फिल्में हैं जो आम जनता को प्रेरित करता हो कुछ सकारात्मक करने के लिए। तो ऐसे फिल्मों को जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो पहली बात तो वो है। दूसरा उद्देश्य था कि हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, आज फिल्म उत्पादन का एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभर के आया है, लेकिन इसके लिए मानव संसाधन की भी आवश्यकता है। हमारे विश्वविद्यालय में हम एक फिल्म अध्ययन विभाग शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। तो फिल्म अध्ययन का एक केंद्र जो मध्य भारत में, पूरे मध्य भारत में एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा, उसकी तैयारी हो रही है। तीसरा, देश भर से विख्यात फिल्म निर्माता, निदेशक सब हमारे परिसर में आ रहे हैं। तो हमारे परिसर, जो भव्य परिसर जो तैयार हो रहा है, उसके देश भर में ब्रांडिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि चौतरफा हमको फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल। सर, जो चित्र भारती जो महोत्सव 25 तारीख से शुरुआत होने जा रहा है, तो इसमें विद्यार्थियों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, अब आप सोच सकते हैं, हमारे यहाँ 3 कोर्सेस हम चलाते हैं फिल्मों के। अब इन्हीं विद्यार्थियों के लिए नहीं, इस आयोजन में हम प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी ला रहे हैं। उन सबको जो एक्सपोजर मिलेगा, अब बॉलीवुड के एक्टर कहाँ, अक्षय कुमार जी जैसे सुपरस्टार, जिनसे आपको मिलने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। आज कश्मीर फाइल्स के चलते पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री से लेकर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सब विवेक अग्निहोत्री जी से मिल रहे हैं। वो विवेक अग्निहोत्री जी आके मास्टर क्लास लेंगे। तो इतना एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? और आज हमारे विद्यार्थियों को वो एक्सपोजर मिल रहा है। हमारे परिसर में आ रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं उनको ढूंढ के, वो हमारे परिसर में आ रहे हैं। तो इससे बढ़िया मैं समझता हूँ कि सुअवसर जो है, और यही नहीं, देश के और भी बड़े बड़े फिल्म निर्माता, निदेशक अगले 2-3 दिन में हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में रहेंगे। तो उनके साथ रोजाना वो टकराएंगे, चलते चलते आप टकरा जाएंगे किसी बड़े फिल्म निर्देशक से।
तो ये माहौल आपको कहाँ मिलेगा? या तो आपको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में जाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही। हैं? आज भोपाल में आपके विश्वविद्यालय में ये जो है इस तरह का आयोजन हो रहा है। सर जो अभी सभी चीज़ें डिजिटल हो जा रही है सर, तो आप हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपने डिजिटल एक कोर्स रखा है, तो वर्तमान समय में देखा जाए कि हर कोई अपने आप को पत्रकार मानता है। कहीं भी कुछ घटना होती है वो वीडियो बना के या फिर फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे में डिजिटल जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उसके लिए कितना रिस्क हो सकता है? रिस्क जी देखिए, रिस्क तो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी कहता है ना कि हम सब जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ कि नहीं, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, आप सिटीजन कम्युनिकेटर हो सकते हो। सिटीजन जर्नलिस्ट शब्द से मुझे परहेज है, क्योंकि जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जहां हम सिर्फ कैमरा पकड़ना नहीं सिखाते हैं, हम उनको भारतीय संविधान सिखाते हैं। हम उनको जो है जो आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत जो नियम है उसको सिखाते हैं कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया संबंधी जितने कानून है, अश्लीलता को लेकर है, अवमानना को लेकर है, वो हम सिखाते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सिखाते हैं। तो इसलिए विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जाके किसी पाठ्यक्रम में जुड़ना बहुत आवश्यक है। सिटीजन जर्नलिज्म वैसे नहीं हो सकता जैसे सिटीजन डॉक्टर नहीं हो सकता, सिटीजन इंजीनियर नहीं हो सकता, सिटीजन आर्किटेक्ट नहीं हो सकता, सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, तो सिटीजन जर्नलिस्ट कहां से हो गया? सिटीजन कम्युनिकेटर हो सकता है। आम आदमी अपनी बात को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोल सकता है, लेकिन पत्रकार वो तो वही जो पत्रकारिता जिसने सीखा, ये मेरा मानना है। सर आप आईएमसी में थे तो आपने बहुत अच्छे से काम किया, वहाँ की जो प्लेसमेंट रेशियो था काफ़ी अच्छा था, तो आप अभी एमसीयू के कुलपति बने हैं, तो यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट रेशियो कैसे हो? नहीं नहीं आईएमसी में तो उस वक्त कोरोना काल नहीं था, है ना। मैंने तो उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाया, बहुत कुछ काम किया था, लेकिन माखनलाल में फिर भी हमने पिछले कुछ दिनों से कई लोग प्लेसमेंट के लिए यहाँ आए। हम लोग लगातार जनसंपर्क विभाग से हम बात कर रहे हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी संस्थाओं को हम यहाँ बुला रहे हैं, तो वो सब इधर आने के लिए तैयार हैं। और ये जो फिल्मोत्सव जैसे जो उत्सव है, ये कराने के पीछे भी उद्देश्य ये है कि पूरे देश भर के लोग आए और देखें कि कितने काबिल बच्चे हैं हमारे, कितने सक्षम बच्चे हैं, तो वो आगे जो है, तो ये सब इस तरह के एक्सपोजर से लाभ हमारे बच्चों को ही मिलेगा। इसकी ब्रांडिंग होगी, अच्छा माखनलाल भी एक विश्वविद्यालय है, अच्छा यहाँ फिल्म अध्ययन भी सिखाया जाता है, चलिए यहाँ के बच्चों को हम लेते हैं, तो ये उनके नज़र में आ जाएगा। आज पूरे देश में चर्चा है इस फिल्मोत्सव को लेकर, तो उसका लाभ तो बिल्कुल मिलेगा। और मैंने जैसे कहा कि कोरोना काल में उद्योग में भी थोड़ा सा मंदी का एक दौर था, अब वो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे लोग आने लगेंगे। और अब इतना भव्य परिसर है तो लोग उधर भी आएंगे, आकर्षित तो होंगे। सर अभी जो जुलाई में कहा जा रहा है कि नए कैंपस में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो सर वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी तो सुविधाएं तैयार कर रहे हैं। हमने 26 जनवरी को बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था, और इस फिल्मोत्सव के बहाने शानदार सुविधाएं हमको वहाँ तक पहुँचने के भी मिल गई। पहले वहाँ की पूरी सड़क जो है ऊबड़ खाबड़ थी, अभी राज्य सरकार ने, राज्य शासन ने इतना शानदार सड़क बना दी है विश्वविद्यालय तक कि आप जो है मतलब बिल्कुल आराम से पहुंच पाएंगे। वहाँ अत्याधुनिक स्टूडियोज होंगे। वहाँ हमने केंद्र सरकार से हाल ही में जो है हमको नियति पत्र मिला है सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए, कम्युनिटी रेडियो जिसको कहते हैं, रेडियो कर्मवीर। वहाँ हम एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय, वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो उदंत मार्तंड के, जो हमारे पहले हिंदी समाचार पत्र है उसके प्रथम संपादक जो रहे हैं, उनके स्मृति में हम वहाँ के एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय स्थापित कर रहे हैं, और उसका लाभ भी मिलेगा। वो विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के पत्रकारों के लिए एक बड़ा केंद्र बनेगा आकर्षण का। और रेडियो स्टेशन, मैंने जैसे कहा कि बहुत ही न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी लैब बना रहे हैं हम, और वहाँ का जो जिस तरीके का माहौल है, प्राकृतिक खेत है, आपको वहाँ से बड़ा तालाब दिखता है, तो वो जो प्राकृतिक सौंदर्य में जो सीखने का जो आपको जो अनुभव होगा वो तो बिल्कुल अद्भुत होगा। शांति निकेतन में मैं गया था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के, वहाँ जाके मैं बड़ा प्रेरित हो गया।
और कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ भी तैयार, पेड़ों के नीचे हम लोग बेंच लगाएंगे और बच्चे खुले में बैठ के पढ़ेंगे। इस तरह की कल्पना जो है गुरुकुल के एक उसी कल्पना में वो सब देखिए, सब कुछ तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं मिलेगा। एक नया परिसर है, अगर हम सब कुछ तैयार करके ही वहाँ जाएंगे तो अगले 2-3 साल और लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम कोई नए घर में भी जाते हैं, पहले वहाँ हम लोग जो है गृह प्रवेश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सुविधाएं आती हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, वरना हम ऐसे ही लटके रहेंगे। ये 6-7 साल से बन रहा है, 6 कुलपति आगे चले गए लेकिन हुआ नहीं। लेकिन हमने ये दृढ़ संकल्प है कि यहाँ हम शिफ्ट करेंगे और वो करके ही रहेंगे। तो इसलिए छोटी मोटी शिकायतों को शुरुआत में आप भी अनदेखा कर देना, पहले परिसर में जाना है। एक बार परिसर चले गए तो फिर चीज़ें अपने हाथ में आ जाएंगी। आवश्यकताओं के अनुसार जो है हम चीज़ों को तैयार करेंगे। सर, हर किसी के लाइफ में कोई आइडियल पर्सन होता है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आइडियल पर्सन कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। इनको मैं युवा से कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तब से लेकर मैं इनका अध्ययन करता रहा। जीवन के कठिन पलों में भी इनके जो वाक्य हैं वो मुझे प्रेरित करते रहे कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इस तरह के जो प्रेरणा वाक्य है, कितने भी निराशा, वैसे तो हमारे यहाँ इतने दार्शनिक, इतने संत महात्मा रहे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हर व्यक्ति से सीखने को मिलता है। मेरे जितने वरिष्ठ थे, मेरे जो सीनियर थे, मेरे बॉसेस थे, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ, आपसे भी सीख रहा हूँ। बस सिर्फ सीखने की एक ललक होनी चाहिए कि हाँ, मतलब मेरा सीखना खत्म। जिस दिन व्यक्ति ये तय कर लेता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, हैं, अब तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उस दिन उस व्यक्ति का अंत शुरू हो जाता है। मेरा ये मानना है, हर रोज कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है ना। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैं पत्रकारिता को 2 हिस्सों में बांटता हूँ। जैसे आप इतिहास को 2 हिस्सों में बांटते हो, BC ईसा पूर्व और अनो डोमिनी, BC बिफोर क्राइस्ट और अनो डोमिनी, उसी प्रकार मैं कहता हूँ पत्रकारिता भी 2 हिस्सों में है, BG और AG, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम बिफोर गूगल के जनरेशन के लोग हैं, आप लोग आफ्टर गूगल के जनरेशन के लोग हैं। मैंने टाइपराइटिंग से शुरू किया था, QWERT, और कलम से लिखता था। वहां से आज मैं खुद अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल डील करता हूं। आज मैं खुद लाइव होता हूं। मैंने सीखा, मैं उस जनरेशन का हूं। मेरे जनरेशन के लोग आज भी हैं, मेरे पुराने लोग जो आज भी ठीक से यूज नहीं करते स्मार्टफोन में। उनको पता है फोन मतलब एक लाल बटन होती है, एक हरी बटन होती है, एक काटने के लिए, एक सुनने के लिए। लेकिन आज हमने फोन को सबसे बड़ा हथियार बनाया है। सीखने की इच्छा हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, और वो इच्छा एक पत्रकार को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पत्रकार के अंदर हर रोज कुछ नया सीखने का एक जज्बा होना चाहिए, और अगर वो है तो जीवन में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना मेरे को कीमती वक्त दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे मेरे साथ न्यूज़ प्लस 24 के साथ। नमस्कार।